स्टूडेंट्स, इसमें हम यूनिट नंबर 8 से लेकर जो 14 तक के इंपॉर्टेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 से लेकर 7 तक के इंपॉर्टेंट जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, और लाइंस तमाम क्वेश्चंस मैंने सेक्शन सी के भी बता दिए थे, सेक्शन बी के भी बता दिए थे, यूनिट नंबर 1 till 7 के। अब चलते हैं 8 till 14 पे। अच्छा, यूनिट नंबर 8 से लेकर जो 14 तक के इंपॉर्टेंट है ना, वो ज़्यादा आसान इसलिए भी हैं क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि बोर्ड के पेपर में कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है, और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको डायरेक्टली सेक्शन सी के क्वेश्चन अगर बताऊँ, सबसे पहले नंबर पे जो यूनिट नंबर 8 है ना, यूनिट नंबर 8 में आपके पास एक टॉपिक है कोलम्स लॉ वाला। एक ये वाला सवाल, यानी कोलम्स लॉ स्टेटमेंट याद करनी होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन याद करनी होगी। ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि कोलम्स लॉ वाला सवाल करेंगे आप। दूसरे नंबर पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेरिवेशन जो मैंने करवाई भी है, याद भी कराई भी आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेरिवेशन, और इसके अंदर जो गॉसेस लॉ आता है, यानी गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेरिवेशन करते हैं तो उसी का एंड गॉसेस लॉ के ऊपर होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद करेंगे। बहरहाल ये दोनों क्वेश्चंस के बाद अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो 100% कन्फर्म क्वेश्चन है, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल के पेपर में आएगा या कंप्यूटर साइंस के पेपर में आएगा। इन दोनों में से किसी एक में 100% आएगा, और वो है कैपेसिटर की एक्सप्रेशन। अच्छा, कैपेसिटर का ये वाला सवाल आएगा कैसे? इसका कैपेसिटर किस तरह सवाल आएगा, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस या व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी इसकी दो कंडीशंस आएंगी, एक आएगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसमें आपने ये वाली डेरिवेशन, और एक आएगी इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इन प्रेजेंस ऑफ एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो ये इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो होता है C इजिकल टू ए एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन आर अपॉन डी, और इसका जो फार्मूला ड्राइव होता है वो होता है C इजिकल टू ए एप्सलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है ना? तो ये जो फार्मूला है ये ड्राइव करना होगा। ये वाला सवाल अच्छे से कर लीजिएगा, आपके बोर्ड के 8 नंबर आपका वेट कर रहे होंगे। या तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आएगा ये वाला सवाल, या तो कंप्यूटर साइंस वाले पेपर में आएगा, दोनों में से एक में 100% आएगा। ठीक है जी। अच्छा, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला सवाल है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला सेक्शन बी के लिए आपने याद करना है। मैं इंपॉर्टेंट इसको नहीं बोलता लेकिन जाहिर सी बात है रिड्यूस सिलेबस है, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक दिए हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला सवाल छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। और मैंने जो वीडियो लेक्चर में करवाया है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला सवाल, तो बहुत आसान भी करके समझाया है, तो इतनी मुश्किल होगी नहीं। ठीक है जी। तो ये बहरहाल, लेकिन ये वाला सवाल किसके लिए? सेक्शन बी के लिए। ये वाला सवाल सेक्शन सी के लिए है, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद आप आ जाएं यूनिट नंबर 10 पे। यूनिट नंबर 10 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो पहले नंबर पे तो किरचॉफ्स को आपने पागलुंगीति याद करना है। ठीक है ना? किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत तरीके से याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद मेरे एंड से जो सेक्शन बी में सवाल आया हुआ है वो आया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है? ये जो टेम्परेचर का डिपेंडिंग फैक्टर वगैरह है ना, जो टॉपिक नंबर 2 है रिड्यूस सिलेबस में, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये वाला सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ और रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये वाला हाईलाइट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटर वाला। अब एक और क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, सेक्शन सी के हवाले से बता रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें एक सवाल मैंने करवाया था प्रोजेक्शन वाला। प्रोजेक्शन यानी कि वो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कल में बॉडी मूव करती है, फिर उसका जो प्रोजेक्शन होता है ए बी पे, उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यानी सवाल इसका बोर्ड में इस तरह आता है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। 100% ये वाला सवाल अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, यानी जिसमें प्रोजेक्शन को हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करना होता है। ये जाहिर बात डिटेल इस तरह से नहीं बता रहा, बहुत गंदे अंदाज में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, तो तेज़ी में आप लोगों को इंपॉर्टेंट जैसे बता दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन यानी जब आप तैयारी करने आए इस क्वेश्चन की, सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर बाकी जैसे बता रहा हूँ आगे की तरफ करते जाइएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो डॉपलर इफेक्ट वाला है।
पहले से बता चुका हूँ, पहले से समझा चुका हूँ। डॉपलर इफेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और डॉपलर इफेक्ट के बाद आपके पास न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और लैप्लेस करेक्शन। जो अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट और न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, एक जो पेपर है मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये वाला मौजूद है, एक में ये वाला मौजूद है। ये दोनों क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, या तो मेडिकल में आएगा या तो इंजीनियरिंग में या तो कंप्यूटर साइंस में आएगा, बट ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अलावा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अलावा जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन करना है, न्यूटन्स रिंग वाला सवाल करना है। ठीक है जी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग, और बस यहाँ पर आके मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर चाहें तो, वैसे चॉइस में छोड़ दीजिएगा, मशवरा है, लेकिन चाहें तो मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन सी और सेक्शन बी की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे के सारे क्या बता दिए, इंपॉर्टेंट बता दिए। रेजिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर का अगर रीज़न आ जाए ना कल बोर्ड में या आने वाले पेपर में, तो ये बताइएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ती है तो उसके नतीजे में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की अगर बिल्कुल बात करें तो यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, 14 में तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज कराए हुए हैं। जिन न्यूमेरिकल्स को मैंने चैप्टर वाइज नहीं कराया हुआ आप उनको छोड़ भी सकते हैं। प्लस ये कि इसके जो भी न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर वाइज करवाया, तो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल जब करवा रहा था तो चैप्टर वाइज करवाते हुए हाथ के हाथ मैंने उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताया हुआ है, तो वही वाले न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। बस ये याद रखिएगा, बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स और बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स के अलावा आपने साथ में जो है जो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, उन न्यूमेरिकल्स को कर लीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।